हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको साइंस के क्वेश्चन 28 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 27 नवंबर का सारे सेट का सॉल्यूशन करवा दिया है और 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही क्यों होती है? दोस्तों, पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में इसलिए होती है क्योंकि मेरिस्मेटिक ऊतक केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही स्थित होते हैं। इस वजह से पौधों में वृद्धि केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है? दोस्तों, जो पादप कोशिका भित्ति है ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की। बात करें दोस्तों सबेरिन और काइटिन के बारे में, तो काइटिन जो है दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। ठीक है, अब बात करें सुबेरिन की, तो सुबेरिन जो है दोस्तों ये कार्क की कोशिका में पाया जाने वाला जल रोधी पदार्थ है। कौन सा? सुबेरिन। इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य है पानी को अंदर बाहर जाने से रोकना। किसका कार्य? सुबेरिन का कार्य। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? दोस्तों, आसवन द्वारा जो धातु शुद्ध की जाती है वो है हमारी जस्ता। जस्ता जो है इसे आसवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले शुद्ध किया जाता है तो आपको जस्ता लगाना है। यदि पूछे कि आसवन विधि द्वारा प्राप्त किसे किया जाता है तो आपको याद रखना है पारा धातु को। पारा को जो है आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। बात करें दोस्तों लोहे के बारे में, तो लोहे को जो है स्मेल्टिंग विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, मतलब पिघला करके क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। चांदी और तांबा जो है दोस्तों इसे विद्युत अपघटन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। जिसमें दोस्तों जब तांबे को शुद्ध किया जाता है तो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर अशुद्ध तांबा जमा हो जाता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनोड पर अशुद्ध और कैथोड पर शुद्ध तांबा जमा हो जाता है। इससे तांबे को शुद्ध करके प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर रहेगा चांदी और तांबा दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रक्रिया में पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों के निर्माण हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक परिवहन होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है? तो वह प्रक्रिया है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पोषण नाल से अवशोषित पदार्थों का विभिन्न अंगों तक क्या होता है? परिवहन होता है और जहां उनको उपयोग क्या किया जाता है? जटिल पदार्थ के निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म करने पर एथीन प्राप्त होता है। दोस्तों, एक चीज आपको याद रखना है, जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? हमको एथीन प्राप्त होता है। होने वाला रासायनिक परिवर्तन डैश होगा। तो दोस्तों, होने वाला रासायनिक परिवर्तन हमको बताना है। अच्छा, इसकी अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? ये होती है C2H5OH एथेनॉल को जब 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है हमारे पास में? एथीन बनता है। C2H4 प्लस क्या बनता है? जल बनता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जल बन रहा है, तो ये एक चीज याद रखना है आपको, जब किसी यौगिक से पानी हटाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है एथेनॉल से क्या हटाया गया है? पानी अलग हुआ है। एथेनॉल से क्या हुआ है? पानी अलग हुआ है। मतलब ये कैसा परिवर्तन है? निर्जलीकरण इसे हम बोलेंगे। कौन सा परिवर्तन है ये? निर्जलीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी यौगिक से पानी हटाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एथेनॉल से पानी हटा है, तो ये कौन सी परिवर्तन हो जाएगा? निर्जलीकरण वाला परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों 443 केल्विन पे था। यदि आपसे पूछ ले C2H5OH को जब गर्म किया जाता है किस पर? 413 केल्विन ताप पर,
तो यहाँ पे आपको याद रखना 413 केल्विन ताप पर जब गलवन किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तों, तो ये बनता है दोस्तों हमारा ईथर। क्या बनता है, ईथर बनता है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है C2H5OC2H5। क्या होता है, C2H5O C2H5 जो है ये बनता है ईथर, और इसमें भी क्या निकलता है, जल निकलता है। ठीक है, तो जब दोनों याद रखना, 443 केल्विन पर क्या बनता है, एथिन बनता है। 413 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, C2H5O C2H5 मतलब ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये आपको याद रखना है, उसी प्रकार यदि एथेनॉल को C2H5OH को जब सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है सोडियम एथॉक्साइड, मतलब 2C2H5ONa। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसे हम, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, और इसमें कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी आपको याद रखना है। जब एथेनॉल को सोडियम के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आप याद रख लोगे। एक और आपको याद रखना है दोस्तों, वो क्या, जब दोस्तों एथेनॉल को C2H5OH को एसिटिक अम्ल C3COOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, C3COOH मतलब एसिटिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो एस्टर का निर्माण होता है दोस्तों। किसका, एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOC2H5। एस्टर का निर्माण होता है और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। जब एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का फॉर्मूला क्या है, वो सूत्र क्या है, CH3COOC2H5 और क्या बनता है, जल बनता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम याद बता देते कैसे। देखिए दोस्तों, जब 443 पे हमने गर्म किया तो क्या बना, हमारा एथिन बना। क्या बना, एथिन बना। जब 413 पे हमने गर्म किया तो क्या बना, 413 पे हमने गर्म किया तो क्या बना, ईथर बना। ठीक है, और वही जब हमने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई दोस्तों तो कौन सी गैस बाहर निकली, H2 गैस बाहर निकली। और जब दोस्तों किसकी, एल्कोहल की क्रिया हमने एसिड से कराई, एल्कोहल की क्रिया जब हमने एसिड से कराई तो किसका निर्माण हुआ, एस्टर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एस्टर का निर्माण हुआ। तो ये चारों चीजें आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोधक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमको बताना है। दोस्तों दो प्रतिरोधक है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं R1 प्लस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश है, किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमको दो प्रतिरोधक दिए गए हैं 15 ओम और 5 ओम के, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 ओम हो जाएगा हमारा R का मान। R कितना हो जाएगा, 20 ओम। V वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों, ये दिया गया है 12 वोल्ट। और हमको क्या पूछा है, धारा पूछा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR के होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो क्या हो जाएगा, I निकालना है तो V अपॉन R हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, I के। V का मान कितना है दोस्तों, V का मान हमको दिया गया 20 12 वोल्ट, और R हमने कितना निकाला 20। तो इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 20 से जब भाग देंगे, 20 शून्य शून्य लगाए दशमलव उतारे शून्य, 20 से 120, तो 0.6 एम्पियर इसका निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है। क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब जो है अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है, तो ये हमको बताना है। दोस्तों ये है हमारा पेंडुलम, ये हमारा क्या है, एक पेंडुलम है। ये जो स्थिति है दोस्तों ये वाली, अभी ये कौन सी स्थिति है, ये औसत स्थिति है इसकी। कौन सी स्थिति है, औसत स्थिति है। ठीक है, कौन सी स्थिति है, औसत स्थिति है। दोस्तों जब पेंडुलम गति करेगा तो ये इसी तरह से गति करेगा ना, यहाँ जाएगा, पहले यहाँ पे आएगा, फिर इधर जाएगा तो इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो स्थिति है दोस्तों, ये वाली स्थिति, ये कौन सी स्थिति कहलाती है, चरम स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति, चरम स्थिति। दोस्तों अब सभी हम आपको एक साथ बता देते हैं, सबको आपको याद रखना है। दोस्तों पहले औसत स्थिति की यदि हम बात करें तो औसत स्थिति में जो होता है वेग क्या होता है, यहाँ पे औसत स्थिति में वेग जो होता है ये क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है,
अधिकतम होता है औसत स्थिति में। वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा भी क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? अधिकतम होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी औसत स्थिति की बात कर रहे हैं। तो वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होती है। और यदि हम बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी दोस्तों, ये क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम। यहाँ पे अधिक क्या होगा? वेग और गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? न्यूनतम होगी। अब बात कर ले चरम स्थिति की दोस्तों, तो चरम स्थिति में जब यहाँ पहुंचेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो वेग होगा वे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वेग क्या होता है यहाँ पे चरम स्थिति में? वेग हमारा जीरो होता है। क्लियर? गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे जब आके यहाँ पे आएगा दोस्तों अंतिम स्थिति में, तो यहाँ पे रुकेगा और यहाँ से फिर वापस रिटर्न हो जाएगा इधर की ओर। तो यहाँ तो क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा? यहाँ गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और उसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। क्या होगी यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने सब बता दिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है तो क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है दोस्तों और गतिज ऊर्जा घटती है। देखिए जब ये पेंडुलम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा हमने बताया ना शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? दोस्तों प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का उद्देश्य है अनियोजित गर्भधारण को रोकना। क्या करना? अनियोजित गर्भधारण को रोकना प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का उद्देश्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा से तिरछी दिशा में चलकर कांच के एक स्लेब पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण पर विचार करें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। पहला कथन है दोस्तों, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। जो आपतन कोण होता है दोस्तों, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जो होता है, ये होता है अपवर्तन कोण से अधिक। किससे अधिक होता है? अपवर्तन कोण से अधिक होता है आपतन कोण का मान। ठीक है, जब प्रकाश की किरण कहां से आती है? हवा से कांच की तरफ। हवा से कांच की तरफ जब आती है, मतलब एक मान से बोला जाए विरल से जब सघन माध्यम में आती है, तो आपतन कोण का मान जो होता है ये अपवर्तन कोण से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, आपतन कोण निर्गमन कोण से बड़ा होता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत कथन है हमारा। जो आपतन कोण होता है दोस्तों, जो आपतन कोण होता है ये बराबर होता है किसके? निर्गमन कोण के बराबर होता है। जब प्रकाश किरण कहां से आती है? हवा से कांच की ओर आती है तब। तो आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब अगला है दोस्तों, जैसे ही प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है। क्यों? जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, हमको पता है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। हाँ, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों ही जो होती है ये एक दूसरे के समांतर होती है जब प्रकाश किरण हवा से कांच की ओर आती है तब। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा और चौथा ही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अभिकथन और कारण नामक निम्न दो कथनों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है दोस्तों, ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे है। नहीं दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। ठीक है, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? हाँ दोस्तों, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश की तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आपको याद रखना है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। तो दूसरा जो कारण है दोस्तों ये हमारा सत्य है, अभिकथन हमारा असत्य है। तो अभिकथन असत्य है लेकिन कारण क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक मुर्गी पालक ऐसे पक्षी चाहता है जो कम चारा खाए, ज्यादा गर्मी सहन कर सके और अच्छी गुणवत्ता वाले चूजे पैदा करे। उसे कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो दोस्तों उसे विदेशी और स्थानीय मुर्गी पालन का संकरण करना चाहिए। ये वाली जो है रणनीति अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
दोस्तों थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो सत्य कथन है वो है इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेशित गोले में यादृच्छिक रूप से प्रसारित होते हैं, यही क्या है हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रहण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ग्रहण सूचकों का उपयोग किसी यौगिक की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच के लिए किया जाता है। लौंग का तेल एक ग्रहण सूचक है। हाँ लौंग का तेल क्या है? एक ग्रहण सूचक है। लौंग के तेल का उपयोग किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। नहीं दोस्तों, यौगिक की शुद्धता की जांच के लिए नहीं किया जाता, ये एक ग्रहण सूचक है। तो केवल ए और बी वाला क्या हो जाएगा? हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे डैश का अनुभव होता है। दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो उसे पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर ऊपर की ओर बल का अनुभव होता है। जो पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर क्या होता है? ऊपर की ओर बल का क्या होता है? अनुभव होता है। यही क्या कहलाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं? तो दोस्तों हार्मोनल गर्भ निरोधक गोलियों के दुष्प्रभाव क्यों हो सकते हैं, ये अच्छे से बताता है हमको। वे प्राकृतिक हार्मोनल संतुलन को बाधित करती है, अन्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है। ये कथन सही जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता। तो दोस्तों वह तत्व जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता वो है हमारा हीलियम। हीलियम कैसा होता है? एक परमाणु होता है। आयोडीन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, क्लोरीन क्या है? द्विपरमाणुक है। और दोस्तों अणु की बात करें तो दो परमाणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है दोस्तों? अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। अब तीनों ऑप्शन देख ले। आयोडीन क्या है दोस्तों? ये दो परमाणु से मिलकर बना है, आयोडीन प्लस आयोडीन, इसलिए तो द्विपरमाणु अणु है ना आयोडीन। हाइड्रोजन की बात करें, ये भी दो परमाणु से मिलकर बना है, H प्लस एच, H2। क्लोरीन की बात करें तो ये भी दो परमाणु से मिलकर बना है, क्लोरीन प्लस Cl2। तो यह आयोडीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये द्विपरमाणु अणु है और दो परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। लेकिन हीलियम जो है दोस्तों ये एक परमाणु होता है, इसके जो बाहरी कोश होता है ये पूर्णतः भरा होता है। तो हीलियम जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ये अणु रूप में विद्यमान नहीं होता, ये परमाणु रूप में ही विद्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन ठीक प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? तो दोस्तों गैसों के कण शिथिल रूप से संकुलित होते हैं और उनमें अंतर आणविक अंतराल अधिक होते हैं। ये जो है ये सही प्रकार से वर्णन करता है कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? तो दोस्तों सुजाक, गोनोरिया रोग जो है दोस्तों ये जीवाणु के कारण होता है। कौन सा रोग? सुजाक, गोनोरिया। बात करें HIV एड्स के बारे में दोस्तों तो ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन से वायरस से? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है HIV एड्स। बात करें टाइफाइड की तो टाइफाइड जो है दोस्तों ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन से बैक्टीरिया से होता है दोस्तों? सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा होता है हमको टाइफाइड। बात करें मस्सा वार्ड्स की तो ये भी दोस्तों वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है दोस्तों? ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस के कारण होता है। कौन सा? मस्से वाला रोग। ठीक है, HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक गोली लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? दोस्तों एक गोली लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा के प्रभावी व्यास को हम क्या बोलते हैं? तो द्वारक, अपर्चर बोलते हैं। दोस्तों ये मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है, ये जो इसका ये है व्यास, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं अपर्चर द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर द्वारक इसे हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर दोस्तों? प्रभावी व्यास ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों वन रोपण जो है ये बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। सामाजिक समस्याएं परिणाम है, निर्वनीकरण परिणाम है, आर्थिक समस्याएं परिणाम है। तो ये वन रोपण जो है दोस्तों ये बड़े बांधों का परिणाम नहीं है। ठीक है, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में
कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की क्या विशेषता है? दोस्तों, कार्बन यौगिकों के संदर्भ में शाखित श्रृंखला संरचना की विशेषता जो है ये है, कार्बन परमाणु मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं और पार्श्व समूह बनाते हैं। यही क्या है, विशेषता है इसकी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? दोस्तों, जब एथीन C2H4 जो है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ये बनता है दोस्तों हमारा C2H4Br2, C2H4Br2 बनता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन। क्या बोलते हैं इसे हम, 1,2 डाइब्रोमो एथेन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, C2H4 जो है ना, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यह एक कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब यह ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, 1,2 डाइब्रोमो एथेन बनता है। और दोस्तों, यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। देखिए, दोनों पदार्थ आपस में जुड़कर क्या बन रहे हैं, संयोग करके क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया है, आपको याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? दोस्तों, अंतिम वेग से स्वतंत्र है। देखिए, इसमें अंतिम वेग है, इसमें भी अंतिम वेग है, इसमें भी अंतिम वेग निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है S बराबर ut प्लस हाफ AT², ये अंतिम वेग से नहीं निकाल सकते, इसमें अंतिम वेग से स्वतंत्र है ये। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेद सकती है, क्योंकि दोस्तों, कम द्रव्यमान और उच्च वेग वाली गोली समान चाल से फेंके गए भारी पत्थर की तुलना में लक्ष्य को अधिक गहराई तक भेज सकती है, क्योंकि गोली का जो जड़त्व होता है ना, वो कम होता है। क्या होता है, गोली का जड़त्व कम होता है, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? दोस्तों, किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होता है, तो वो होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो है किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये सेट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमने कोशिश पूरी की है दोस्तों आपको अच्छे से समझाने की। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छे से लगती है दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में यस लिख दीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।